हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन मुगल डायनेस्टी और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अभी तक हमारा चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी का मतलब क्या होता है, धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो बताइए ऑप्शन देकर इसका क्या आंसर होगा। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा का युद्ध। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से मना कर दिया। इस युद्ध में क्या किया, शराब पीने से अपने सैनिकों को मना कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक है। यह युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ का शासक राणा सांगा के बीच हुई। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक एक टैक्स था जो उसे खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी, कब की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो बादशाह का मतलब क्या होता है, बादशाह होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी काबुल में। तो मुबई नामक एक पद शैली है, वो किसका जन्मदाता कौन है, उसे बाबर को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 1504 में काबुल और गजनी पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। औरंगजेब औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होलीवार या जजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दारुल इस्लामी। औरंगजेब सारे मुगल शासकों में थोड़ा सा नैरो माइंड का था, लिबरल माइंड का था। तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्यभिषेक करवाया। ठीक है। तो दारुल इस्लामी, जिहाद का अर्थ क्या होता है, दारुल इस्लामी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा ऐसा मकबरा है जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, इतमाता उद्दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। औरंगजेब ने औरंगाबाद कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है। जो इसका डिजाइनिंग है ताजमहल जैसा है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि अपने बीबी के लिए बनाया था। तो इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। जजिया पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? जो जजिया कर था, हम समझेंगे कि जजिया कर क्या होता है। पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है। जजिया पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अब देखते हैं जजिया कर क्या है। जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाला इस्लामिक राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। जजिया मतलब क्या होता है, अगर आप मुस्लिम राज्य में मुस्लिम डोमिनेंट शासक के अंडर रह रहे हैं और आप पर जजिया कर लगा है, तो मुस्लिम है तो आपको कोई कर नहीं देना। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको जजिया नामक टैक्स देना पड़ता था। और आगे इसका क्या डिटेल्स है। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। तो भारत में जजिया कर का आरंभ किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। और दिल्ली सल्तनत में कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक था। और जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। ठीक है। और
इसको पुनः कौन लगाया? औरंगजेब लगाया था। तो मुगल काल में समाप्त कौन किया था? अकबर। और पुनः कौन लगा दिया? औरंगजेब। फ्रेंड्स, अगर हमारे हिंदी फ़ॉन्ट में कहीं-कहीं कुछ मिसस्पेल्ड है तो उसको आप थोड़ा-सा कंसेप्ट के तौर पर समझ लीजिएगा, उस क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बटाई शब्द का अर्थ क्या है बताइए? धार्मिक कर है, लगान निर्धारण करने का तरीका है, धन कर है या संपत्ति कर है? तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? हमारा आंसर हो जाएगा एक प्रकार का संपत्ति कर है। क्या है? संपत्ति कर है। बटाई शब्द का अर्थ होता है संपत्ति कर। अच्छा, कुछ देखते हैं सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। जैसे दीवान ए विजारत मतलब क्या होता है? वित्त विभाग। और दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग, दीवाने कोई कृषि के विकास के लिए एक विभाग, दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग, दीवाने इंसा मतलब पत्राचार विभाग। ठीक है, तो बटाई कर संपत्ति कर, और ये दिल्ली सल्तनत का विभाग है, आप इसे भी याद कर लीजिए। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? मतलब निंदा करने वाला। ठीक है, तो सती प्रथा का निंदा करने वाला मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने। ठीक है, आइए कुछ समझते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। जब अकबर अल्प अवस्था में राजा बना था तो उसका संरक्षण उसको कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। 18 जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप का। किस कब? 18 जून 1576 में। और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, और 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया किन से? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पारसियों से लिया था। नवरोज पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्या है? पारसी धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, और पारसियों को इसी दिन को, नवरोज को ही नया वर्ष मनाया जाता है। जैसे हम लोग 1 जनवरी को, ऐसे ही नवरोज में पारसी द्वारा नया वर्ष का पहला दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अबुल फैजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान। चलिए अकबर के नवरत्न के बारे में हम देखते हैं कि इनका नवरत्न का नाम क्या था? तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, राजा मानसी, अबुल फजल, फैजी, हकीम हमाम, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये अकबर के नवरत्न है। और हिंदी साहित्य में मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अब्दुल रहीम खाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइए। ऑप्शन को देखिए। मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लल कलावंत या बाज बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। पिक्चर में आप इनको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनवर ए सुहाइली नामक निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ये बुक है 5। तो इसका एक अन्य नाम दिया गया है अनवार ए सुहाइली। इस बुक का फारसी में एक शब्द दिया गया अनवार ए सुहाइली। किस बुक का है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसका पंचतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मुगल प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य एवं विभाग। दीवाने वजारत मतलब क्या होता है? राजस्व और वित्त विभाग। ठीक है, दीवाने वजारत। दीवाने अर्ज मतलब होता है सैन्य विभाग। दीवाने वरिद मतलब होता है खुफिया विभाग। दीवाने वजारत राजस्व और वित्त विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने वरिद
खुफिया विभाग। अनावर ए सुहाइली नामक पुस्तक का अनुवाद किस पुस्तक का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, क्या था? विदेश विभाग का प्रमुख, सेना अधिकारी, लोक आचरण के अधिकारी, पत्र व्यवहार के अधिकारी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण के अधिकारी। चलिए मुगल प्रशासन का हम विभाजन देखते हैं। जैसे साम्राज्य, साम्राज्य अब हम इसको अपने स्तर से समझते हैं। देखिए साम्राज्य का मतलब उस समय में आप देश से समझ लीजिए, मतलब मुगल काल के पूरे एरिया को साम्राज्य बोल सकते थे। सूबा मतलब क्या होता है? आज के स्तर पर राज्य समझ सकते हैं। सरकार मतलब जिला हम बोल सकते हैं। और परगना मतलब 5, 6, 7, 8 गांव को मिलाकर, जिसे हम लोग अपने अभी पंचायत बोलते हैं वैसे। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर गांव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? गांव होगा, जिला ना होगा। तो हम लोग मुगल प्रशासन का जो र- प्रशासन करने के लिए जो स्तर से बांटा गया था क्षेत्र को, साम्राज्य उस टाइम के लिए पूरे उसके अधिकार क्षेत्र को बोला जाता है। जैसे आज हम अपने देश के तौर पर सूबा, राज्य, सरकार, जिला। परगना मतलब 5, 6, 7, 8 गांव को मिलाकर जैसे पंचायत होता है, और यहाँ पर जिला ना होकर गांव। चलिए केंद्रीय प्रशासन में कुछ हम विभाग देख लेते हैं और इनका कार्य देख लेते हैं। सद्र, उस सुदूर का मतलब क्या होता है? धार्मिक मामलों के मंत्री, ठीक है। मीर ए आतिश, यहाँ थोड़ा आतिश होगा। तो तोपखाने के प्रमुख अधिकारी, आतिश मतलब क्या होता है? पटाखा होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, तोप से भी पटाखा छूटता है। मीर ए मुंशी मतलब पत्राचार विभाग का अधिकारी। मुंशी का काम क्या होता है? बस लेखा जोखा, पत्राचार का। तो अब मुंशी से याद कर सकते हैं पत्राचार। अमीर ए बहर मतलब जल बेड़े का प्रमुख अधिकारी, जो नौसेना का अधिकारी हम बोल सकते हैं। तो बहर जैसे पानी में क्या होता है? पानी बहता है, तो इसे बहता से थोड़ा सा बहर को कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं इसके अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 13। अकबर में भू राजस्व की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? बताइए। अब्दुल रहीम खान खाना, शाहनवाज का, टोडरमल या मुल्ला दो प्याजा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आईने दहसाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये पद्धति किसने जारी किया था? टोडरमल ने। ये भी एक अकबर के नवरत्न में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो बताइए इसका क्या होगा? तोप का भारत में पहली बार उपयोग किस युद्ध में किया गया था? तो बाबर ने किया था। कब? 1526 में, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, ठीक है। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत का था। यहीं पर दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक आप बोल सकते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर से लड़ाई लड़ता है, युद्ध लड़ता है, और इसमें हार हो जाती है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और मुगल शासन की नींव डाला जाता है, ठीक है। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराया था। बाबर की सेना ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों, ये तोप का प्रयोग किया था, ठीक है, युद्ध में। तो जब तोप की आवाज गूंजते थे तो हाथी डरकर भागने लगती थी और अपने ही सैनिकों को पीछे की ओर भागने लगती थी, तो अपने ही सैनिकों को कुचलने लगी। तो इस युद्ध में अफरा तफरी में एक बड़ा सेना लेकर भी इब्राहिम लोदी लोदी की हार हो जाती है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार उच्च कौशल की तुलगामा पद्धति का उपयोग किया था। ये कहाँ से ये नीति सीखा था? तो उज्बेकों से, मतलब उज्बेकिस्तान के लोगों से। इस युद्ध में बाबर ने उस्मानी पद्धति, तोप को सजाने की विधि का भी प्रयोग किया था। ये उस्मानी पद्धति और आपको एक तुलगमा पद्धति, ये पूछ सकता है किस युद्ध से संबंधित है, तो आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। देखिए बाबर का भी हम अगर थोड़ा इतिहास देखेंगे तो बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और उसकी माता, और किस वंश के थे उमर शेख मिर्जा? तैमूर वंश के। और माता का नाम क्या था? तो था कुतलुग निगार खानम, वो किस वंश के थी? मंगोल वंश के। और मध्यकालीन भारत में ये जो दोनों वंश था काफी बहुत ही क्रूर, बहादुर और लड़ाके थे। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान अपने समय में पूरे पृथ्वी का 13% जनसंख्या को नरसंहार कर दिया था।
तो जब तैमूर वंश और मंगोल वंश का शादी होता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का रक्त का मिश्रण होता है और उसी से बाबर बनता है। बाबर बाबर का जन्म होता है उन दोनों वंश से। तो कहीं न कहीं उन दोनों वंश से भी मुगल वंश का ताल्लुकात है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बताइए बिलग्राम या कन्नौज या गंगा नदी के तट का युद्ध कब हुआ था? 40 में, 39 में, 31 में, 39 में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 मई 1540 को हुआ था। आइए शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। ये सूरवंश का था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। इसने बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जिले को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार। जैसे साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना, गांव, ये इस स्तर से प्रशासन को विभक्त किया गया था, डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर को? तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक 1707 तक था। औरंगजेब ने करीब करीब 50 वर्षों तक शासन किया था। अकबर के भी शासनकाल करीब करीब ऐसा ही था। मतलब दोनों ने सामान्य कार्यकाल तक शासन किया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमने पिछला क्वेश्चन में देखा कि इसने जजिया कर को पुनः स्थापित कर दिया था। इसके शासनकाल में कत्लेआम गाय को काटा जा रहा था। तो मतलब ये एक जो थे थोड़ा लिबरल माइंड के थे, कट्टर विचारवादी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया? बलबन ने सिजदा एक और पाबोस ने एक क्या किया था? प्रारंभ किया था, लेकिन इसको बंद कौन किया था? तो शाहजहां ने किया था। सिजदा और पाबोस में खासकर सिजदा को बलबन ने शाहजहां ने समाप्त किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी? बताइए दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां, सॉरी जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर ने दो अस्पा सी अस्पा प्रथा चलाई। दो अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सी अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के 3 घोड़े रखने पड़ते थे। जो मनसबदार थे जो दो अस्पा के अंतर्गत आते थे वो 2 घोड़ा रखते थे, और कोई मनसबदार जो क्या बोलते हैं उसको सिंह अस्पा के अंतर्गत आते थे वो 3 घोड़े रखना पड़ता था उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपको हमेशा इसी तरह का कंटेंट्स लाते रहेंगे। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को एडॉप्ट किया था, लागू किया था, वह किस देश से उधार लिया था? माने वो किस देश में पहले से प्रचलन में था, उसको भारत में अकबर ने अपने शासनकाल में भी लगाया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फारस? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। राजा टोडरमल कौन थे? दरबार में वित्त मंत्री थे तथा मानक बाट और माप भी पेश किए थे। क्या किए थे? एक मानक बाट जो एक पद्धति होते हैं माप तोल का, उसको पेश किया था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। क्या लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा। फैजी ने महाभारत को फारसी संस्करण का अनुवाद किया था। महाभारत का जो फारसी शब्द में ट्रांसलेट किया था कौन किया था? फैजी ने किया था। ये जितने भी हैं राजा टोडरमल, अकबर, फैजी, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा बीरबल, ये कौन थे? ये नवरत्न में शामिल थे।
आगे देखते हैं, तानसेन द्वारा मियाँ की उपाधि धारण किया गया था। और तानसेन को मियाँ की उपाधि धारण मियाँ का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अब्दुल रहीम खान खाना इसे बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, तो हमारा इसका ये होगा। तो बाबरनामा का कौन किया था फारसी नामा में अनुवाद? अब्दुल रहीम खान ने खाना। और राजा बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन का एक सेट देखा और साथ साथ इसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।